Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि भारत और यूएसए अग्री कर गए हैं एक ट्रेड डील के लिए, और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कंफर्म किया कि अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज साथ में मिलकर काम करती हैं, उससे सब लोगों को बहुत फायदा होता है। पर अगर हम बात करें ना, अभी तक पूरी डिटेल्स तो नहीं आई इसके बारे में, बट जो अभी आइडिया लग पाया है वो ये है कि जो यूएस टैरिफ होगा जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको कम करके अब 18% कर दिया जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे कि ऑलरेडी भारत के ऊपर 25+25 यानी कि 50% का पेनल्टी टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ था। अब वो कम होके यहाँ पर 18% यहाँ पे होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी बात रखी है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो मोदी जी से बात हुई उनकी, उसमें मोदी जी ने अग्री कर गए हैं कि हम रशिया से तेल नहीं मंगाएंगे, और साथ ही साथ जो भी यूएसए के ऊपर टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर थे, उन सबको जीरो किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही है, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल है कमिटेड, कि मोदी जी ने कमिट किया है कि वो यूएस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ऑफ 500 बिलियन डॉलर। अगर दोस्तों ये सारी बातें सही हैं, अगर ये वर्ड जैसे कमिटेड वर्ड जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्निंग बात बन जाती है। उसका रीजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के ऊपर प्रेशर डाला, एंड भारत ने उस प्रेशर में आकर ये ट्रेड डील साइन कर दी, जो कि शायद यूएसए के फेवर में जाती हुई देखने को मिल रही है। एक बार इसकी पूरी पूरी डिटेल सामने आएंगी, तब हमें एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि भारत को कितना फायदा होगा, यूएसए को कितना फायदा होगा। पर अभी का जो डोनाल्ड ट्रंप जैसा हर बार बोलते रहते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, तो इस बार भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि इंडिया ने हमारे साथ अग्री कर गया है, इंडिया ने ये बातें कर दी हैं। तो लेट अस सी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आने वाले देश में कैसे इसकी पूरी डिटेलिंग हमारे सामने रखती है, एंड उस तरह से भारत को कितना उससे फायदा होता है, ये हमें आने वाले डेज में पता लगेगा। बट डेफिनेटली अच्छी बात यह है कि जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगे हुए थे, अब यहाँ पर वो 18% तक कम कर दिए जाएंगे। राइट दोस्तों, डेट है आज की 3 फरवरी 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी चर्चा यूनियन बजट में भी हुई। वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि उन्होंने 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। देखो, आप सब लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं इन योर पॉलिटी। पॉलिटी में जब आप पढ़ते हो, आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो 16वां फाइनेंस कमीशन था, वो 31 दिसंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एंड इनके जो रिकमेंडेशन होंगे वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 यानी कि अगले 5 साल के लिए एप्लीकेबल होंगे। इनकी जो बातें होती हैं, इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं, वो एडवाइजरी होती हैं, पर नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि सरकार इनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। इस बार के 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पंगड़िया जी, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी हैं नीति आयोग के, एंड बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं। और इसके साथ ही साथ बाकी जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स थे, उनमें एनी जॉर्ज मैथ्यू जी, मनोज पांडा जी, एंड आपके अजय नारायण झा एंड सौम्यकांति घोष, ये इसके मेंबर्स आपको देखने को मिले। अब इन्होंने बात क्या करी? देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते होंगे, एक बात आती है वर्टिकल डेवोल्यूशन की। वर्टिकल डेवोल्यूशन का मतलब, देखो, आपके जो टोटल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, उनमें से कितना हिस्सा स्टेट्स को जाएगा। एक टाइम हुआ करता था जब केवल 32% जाया करता था, बट अगले फाइनेंस कमीशन ने इसको बढ़ाकर 42% किया। बट आप लोग जानते होंगे कि जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर इसको 41% कर दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। जो पिछला फाइनेंस कमीशन था ना, उसने 41% ही रखा था। 1% कम क्यों हुआ था? क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक यूटी बना दी गई थी। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो 41% बोला था, उसी को ही कंटिन्यू किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी। तो अभी स्टेट्स का शेयर क्या रहेगा? 41%। बहुत सारी स्टेट्स डिमांड कर रही थी कि इसको बढ़ाकर 50% किया जाए, पर नहीं, 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला 41% अपने आप में सही है, और उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ना, यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का भी फॉर्मूला दिया है। देखो, 41% तो चला गया, ठीक है, स्टेट्स के पास, पर ये सभी स्टेट्स को बराबर मिलेगा क्या? आंसर इज नो। ये अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे किस स्टेट को कितना मिलेगा? यहां पर क्राइटेरिया है। देखो, ये पुराना क्राइटेरिया अब आपके लिए
ये 15वें फाइनेंस कमीशन का था। अब आपको ये वाला ध्यान रखना है जो 16th फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया है। तो देखो, लेटेस्ट वाले क्राइटेरिया में पता क्या किया गया है, पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है। पिछली बार पॉपुलेशन हम कंसिडर करते थे 15% इंपॉर्टेंस थी, अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा के 17.5% कर दी गई है। जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरी बात, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, किसी स्टेट ने अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कितना अच्छा काम किया है। पहले इसका वेटेज 12.5% था, अब इसको कम कर दिया गया है, अब इसका वेटेज हो गया 10%। एरिया की बात करें तो 15% से कम करके 10% कर दिया गया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो होता है, ठीक है, वो आपका 10% के ऊपर ही रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो है पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिस्टेंस। इसका अर्थ ये है, अगर कोई राज्य जैसे पिछड़ा हुआ है, अगर कोई मतलब उतना अच्छा नहीं कर रहा डेवलपमेंट में, तो ऑब्वियसली उसको पैसों की ज्यादा जरूरत है। तो उस क्राइटेरिया को हम कंसिडर करते हैं 42.5%। पहले 45% इसकी वेटेज थी, अब ये भी थोड़ा सा कम करके 42.5 की गई है। एक नया पैरामीटर यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देश की तरक्की के अंदर कोई स्टेट कितना अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम करेगा देश की तरक्की के अंदर, उसको ज्यादा पैसा हम यहाँ पे देंगे, इसीलिए इसको 10% वेटेज दिया गया है। पहले हम इसको कंसिडर करते ही नहीं थे। अच्छा, एक और कंपोनेंट हुआ करता था, टैक्स एंड फिस्कल एफसेट, जिसका 2.5% इंपॉर्टेंस था, अब इसको खत्म कर दिया गया है, अब इसको 0% यहाँ पे रखा गया है। तो आप इनको ऐड करोगे, ये सारे नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ऐड करोगे तो ये 100% आपका अपने आप में बन जाएगा। इनका ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, फिर आपका उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद बाकी क्राइटेरिया तो 10% ही है। तो इनको भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये जो क्राइटेरिया चेंज किया गया है, इससे किसको फायदा किसको नुकसान है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बात करूँ ना हमारी सदर्न स्टेट्स की, जैसे आपका केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इनकी बहुत चिंता रहती थी कि यार हमारा ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही। उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। होता पता क्या था कि पॉपुलेशन वेटेज बहुत ज्यादा है। अब देखो यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी पॉपुलेशन बड़ी शानदार है ना, तो इनको ज्यादा पैसा मिल जाता था इस वजह से। तो सदर्न स्टेट्स की हमेशा डिमांड होती थी कि नहीं यार आप लोग ना हमारा ध्यान नहीं रखते हो। पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे बोला है कि देखो 10% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हम यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे जीडीपी में तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। तो एक्चुअल में सदर्न स्टेट्स को इस कंपोनेंट के आने से फायदा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली अगर हम बात करें केरला की, तमिलनाडु की, कर्नाटका की, तो काफी अच्छा खासा ये जीडीपी के ऊपर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसीलिए इनको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा देखा गया है कि सारी की सारी सदर्न स्टेट्स को ये नए टैक्स क्राइटेरिया का जो डेवल्यूशन था, इससे फायदा होगा, क्योंकि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। दैट इज वाई इट इज द केस। तो आंध्र प्रदेश का जो पहले 4.0% था, अब उनको 4.2% मिलेगा। कर्नाटका को 3.6 से 4.1 बढ़ जाएगा। ऐसे केरला का 2% से 2.3% हो जाएगा। तो पांचों के पांचों सदर्न स्टेट्स को यहाँ पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। पॉइंट आता है कि नदर्न स्टेट्स को क्या इंपैक्ट होगा। देखो थोड़ा सा कम होगा इनके लिए। जैसे यूपी के लिए पहले 17.9 था, वो 17.6% हो जाएगा। बिहार के लिए जो 10% था वो 9.9% हो जाएगा। अब देखो पॉइंट पता क्या है, पॉपुलेशन का वेटेज बड़ा है। पॉपुलेशन का वेटेज देखो ना, पहले कितना था, पहले 15% था, अब वो 17.5 हो गया है। तो पॉपुलेशन का वेटेज बढ़ा, इस वजह से यूपी बिहार को फायदा होगा। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इनकम डिस्टेंस की वजह से या फिर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की वजह से, इन स्टेट्स को उतना फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा हल्का सा नुकसान होगा परसेंटेज के टर्म्स के अंदर। ये चेंजेस यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब पॉइंट दिमाग में ये आएगा कि आखिर हमने ये नया जीडीपी वाला क्राइटेरिया क्यों लिया। देखो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि राज्य कितना काम कर रहे हैं देश की इनकम के अंदर। तो जो अच्छा काम करेगा देश के लिए, वो यहाँ पे ज्यादा पैसा कमाएगा, है ना। इनकम डिस्टेंस से हमने इंश्योर पता क्या किया कि गरीब स्टेट्स को पैसा मिलता रहे, पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन से हमने ये इंश्योर किया कि जो स्टेट अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिले। तो दोनों चीजों का हम यहाँ पे बैलेंस बनाने की हमने यहाँ पे कोशिश करी है इस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन ने। और इसके अलावा क्या बोला है फाइनेंस कमीशन ने, फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे 1,40,000 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया जाएगा 2026-27 के लिए, जिसमें आपका रूरल अर्बन लोकल बॉडी ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स को यहाँ पे कवर करेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, फाइनेंस कमीशन ने एक कंसर्निंग बात जो नोटिस करी है वो ये है कि होता पता क्या था, पहले पहले 89% जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था ना, वो दरअसल में डिविजिबल पूल का हिस्सा बनता था। पर आज के टाइम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेस एंड सरचार्ज आपके लगा दिए हैं। देखो आप लोग जानते होंगे सेस और सरचार्ज के बारे में। सेस जैसे होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे आपने कृषि कल्याण सेस के बारे में सुना होगा, हेल्थ एजुकेशन सेस के बारे में सुना होगा, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है।
सरचार्ज किसी भी जनरल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो उस पैसे को। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, चाहे आप बात करो सेस की या सरचार्ज की, ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेस सरचार्ज ज्यादा लगा रही है तो भाई वो स्टेट के साथ पैसा नहीं शेयर होगा। तो कहीं ना कहीं इससे पता क्या हो रहा है, इससे जो डिविजिबल पूल था ना वो पहले के मुकाबले में कम हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अब और ज्यादा यहाँ फिजिकल स्पेस नहीं है कि स्टेट्स का शेयर यहाँ पे कम हो। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने एक बात करी है ग्रैंड बार्गेन प्रपोजल की। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर देखो सेंटर और स्टेट्स दोनों को एक एक पैर पीछे लेना पड़ेगा। कैसे? सेंटर को इंश्योर ये करना पड़ेगा कि वो सेस और सरचार्ज जो इसने इतने ज्यादा लगा दिए ना उसको टैक्सेस के अंदर लेकर आए ताकि वो स्टेट्स तक पहुंचे। दूसरी बात, स्टेट्स को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि यार वो ज्यादा पैसा ना मांगे, मतलब ऐसा ना हो कि वो बोले कि हमें 50% दो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का। नो, जो दिया जा रहा है उसी में वहां पे वो उसमें आपको हैप्पी होने चाहिए। तो दोनों की तरफ से थोड़ा थोड़ा अगर काम होगा तो दोनों को फायदा होगा, सेंटर को भी स्टेट्स को भी, किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा अगर ये दोनों बातें इंश्योर कर ली जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर कही गई हैं 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर ना क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस दोनों में आ रखे हैं, तो इसीलिए हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। आगे आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज योर इंडिया एडेड 2 न्यू रामसर साइट्स। देखो कल था 2 फरवरी और एक्चुअली ना हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर हम जाए ना 1975 में, तो 1971 में, 1971 में हमें नोटिस करने को मिलता है कि 2 फरवरी को रामसर ईरान के अंदर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ईरान में ना एक शहर है रामसर के नाम से, वहीं पर यह हुआ था और इसीलिए हम हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। इस बार की जो थीम थी इट इज वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, अब इसी मौके के ऊपर भारत में भी 2 वेटलैंड्स ऐड हुए। देखो अभी भारत में ना टोटल 96 रामसर साइट देखने को मिलती थी, अब 2 नई साइट्स ऐड होने के बाद अब ये टोटल 98 हो चुकी हैं। कौन कौन सी हैं ये? देखो एक तो है पटना बर्ड सेंचुरी और दूसरी है चारी धाम। देखो पटना बर्ड सेंचुरी से कंफ्यूज मत होना, ये पटना में नहीं है, ये पटना बर्ड सेंचुरी दरअसल में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टेट इसमें यूपी है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पटना बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी और गुजरात का जो आपका बनी ग्रासलैंड्स है वहां पर आपको ये चारी धाम गुजरात में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया 98 हो चुकी है अब हमारे यहाँ पे रामसर साइट्स, एंड भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना था। एंड सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु के अंदर है 20, दूसरे नंबर पर यूपी है जहां पर आपको 11 साइट्स देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में गो थ्रू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पटना बर्ड सेंचुरी है वो आपका एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, इसको 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो आते हैं, ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। एंड 106 से भी ज्यादा माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर आपका वाटर हाइसिंथ हो गया, पोटेमोगिटन हो गया, इनकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा होती है। वाटर हाइसिंथ का आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार होता है देखने में। ठीक है, बाकी यहाँ पर बर्ड्स की बात करें तो विस्लिंग डक, ग्रे लेग गूस, कॉम डक, रूडी शेल डक, ठीक है, ये सारे अलग अलग आपको इक्वेटिक बर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टोटल इस तरह से 106 से भी ज्यादा माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स देखने को मिलते हैं। बाकी रही बात चारी धाम वेटलैंड रिजर्व की, ये गुजरात में है, बन्नी ग्रासलैंड्स कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। एंड ये अपने आप में थोड़ा मानसून फेड रीजन है और ये सेलाइन वेटलैंड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी 250 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी और ये एरिड जोन इकोलॉजी को यहाँ पे बिलोंग करता है। तो जैसे आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, पेलिकन्स, क्रेन्स, डक्स, रैप्टर्स, ये सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें हमें यहाँ पे रामसर के बारे में क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं गुरु रविदास जयंती के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब बजट स्टार्ट हुआ 1 फरवरी को, तो उस दिन भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने देशवासियों को गुरु रविदास जयंती की यहाँ पे बात करी। एंड हमारे प्रधानमंत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस अपने, ठीक है, प्रेसिडेंट जी ने भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपनी जो ट्रिब्यूट्स थी यहाँ पे पे करी। तो जब हम बात करते हैं ना गुरु रविदास जी की, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 15th और 16th सेंचुरी भक्ति सेंट हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये डिसाइपल थे, शिष्य थे जगत गुरु रामानंद जी के, और संत कबीर पे कंटेम्प्रेरी थे। एंड साथ ही साथ जो मीराबाई थी ना, ये भी एक भक्ति सेंट थी, उनके स्पिरिचुअल गाइड थे। अब ये आपकी, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई, क्योंकि ये खुद अब एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पर इन्होंने जो देखा ना कि दुनिया में किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, उसको बहुत बड़े स्तर के ऊपर इन्होंने अपोज किया। साथ में आप नोटिस करिएगा ये निर्गुण भक्ति पे एम्फेसाइज करते थे। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस,
ठीक है। जैसे आपके संत कबीर जी हैं या फिर गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने निर्गुण भक्ति की ही बात करी थी। तो गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड की यहाँ पे इन्होंने बात करी। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने सहज का कॉन्सेप्ट दिया। देखो आप लोग भी बोलते हैं ना सहज, सहज होता है नेचुरल या स्पॉन्टेनियस, एक तरह से बिना किसी एफर्ट के। तो इन्होंने यहाँ पे उसी की बात करी कि हमें यहाँ पर अपने अंदर को एक डिवाइन के साथ हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो स्पिरिचुअल हार्मनी की बात करते थे। बाकी महिलाओं के लिए भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया गया इनके द्वारा। और इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो वर्सेस थी, उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बातें थी वो सभी धर्म के लोग जो थे यहाँ पे मानते थे। एंड साथ ही साथ इनको रविदासिया रिलीजन का फाउंडर भी माना जाता है, एक ऐसा रिलीजन जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी और डिवोशन पे फोकस्ड है। तो इनके जो टीचिंग्स थे वो आज के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज रिगार्डिंग पैमाना पोर्टल। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखिए पैमाना पोर्टल की। इट इज प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशनल बिल्डिंग। ये है पैमाना की फुल फॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका? देखो एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारे हमारे अलग अलग सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। ठीक है, अब हमें उनकी क्या करनी होती है, हमें उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है, कितना काम हो चुका है, राइट। मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एजेंसीज कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं। तो पूरा एक सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर आपका जो काम आ जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम पैमाना पोर्टल। ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम था, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना। तो ये इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मोस्टली मिनिस्ट्री यहाँ पे इसकी इनिशिएटिव इस पूरे को देख रही है। और हमारे जितने भी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जो 150 करोड़ से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो पॉइंट यही है कि वन डेटा वन एंट्री प्रिंसिपल, कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, एक बार उसकी एंट्री होगी, सभी डेटा वहीं से आपका ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा हम यहाँ पे बनाएंगे, नो, डुप्लीकेशन हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो जो हम हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ना, कि हमें साइलोज में काम नहीं करना, कि एक डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट यहाँ, आपस में कोई सिनर्जी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपस में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होके इकट्ठा यहाँ पे काम करेंगी। तो उसका फायदा यही होगा कि प्रॉपर डैशबोर्ड्स के माध्यम से हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है। कुछ भी मिनिस्ट्रीज को अपलोड करना हो, कुछ ट्रैक करना हो, कुछ रिव्यू करना हो, वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे चीजें करी जा सकती हैं। बाकी रोल बेस्ड यूजर एक्सेस है, मतलब अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग एक्सेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा हो सकता है इसको डेटा को एडिट कर पाए, कोई एडिट ना कर पाए, सिर्फ व्यू कर पाए। तो एक तरह से डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पे बनी रहेगी। ऐसा नहीं कोई रैंडम बंदा आया उस डेटा को चेंज कर दिया, नो। रियल टाइम डैशबोर्ड्स यहाँ पे हमारे सामने होंगे, डेली बेसिस पे ऊपर क्या क्या काम अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हर एक चीज की हम यहाँ पे प्रोग्रेस को यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। तो 60% डेटा तो अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। कुछ चीजों में बस मैनुअल डेटा एंट्री होगी। तो कहीं ना जब सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, तो लोगों के ऊपर भी बर्डन यहाँ पे कम होगा। तो इस तरह से लगभग 1400 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो इस पैमाना पोर्टल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। एंड इंश्योर ये किया जा रहा है कि डेटा का सैनिटाइजेशन हो, डेटा हमारा सही रहे, बिल्कुल कोई गलत डेटा यहाँ पे ना हो। एंड इसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पे कोशिशें करी जा रही हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे रिगार्डिंग ग्रैमी अवार्ड टू दलाई लामा। देखो दलाई लामा जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। जो 14 दलाई लामा है, टेंजिन ग्यात्सो जी, ये तिब्बतियन बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर है। एंड दुनिया भर के अंदर शांति का, नॉन वायलेंस का, कंपैशन की जो बात है वो यहाँ पे करते हैं। अब इनको इनके एफर्ट्स के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जैसे नोबेल पीस प्राइज मिला था 1989 के अंदर, क्योंकि इन्होंने नॉन वायलेंस जंग से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करवाई। एंड साथ ही साथ अलग अलग धर्मों के बीच में शांति से रहना, इन्वायरमेंट के लिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए यहाँ पे इनको अक्सर माना जाता है। एंड अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब देखो 1959 की बात है, ठीक है, जब पूरा चाइना जहाँ पे तिब्बत को कैप्चर कर रहा था, राइट। तो उस टाइम के ऊपर जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, मतलब वो धर्मशाला में आ गए, ठीक है। तो 1959 की ये बात है। तो वहीं से धर्मशाला ही इनकी सीट मानी जाती है। एंड वहीं से आपका जो तिब्बतियन गवर्नमेंट है वो यहाँ से रन होती है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। अब इनको यहाँ पे क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड। क्यों मिला है ग्रैमी अवार्ड? क्योंकि दरअसल में ना इनकी जो ऑडियो बुक है, ठीक है, उसको यहाँ पे बेस्ट ऑडियो बुक का दर्जा दिया गया है। इनकी जो नरेशन है, इनकी जो स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग है, वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में शांति का एक अपना संदेश देती है। तो गीत नहीं है, इट इज अबाउट कि इनका जो
ऑडियो बुक का जो मैसेज है, जो इनकी नरेशन थी, स्टोरी टेलिंग थी, वो इतनी अच्छी थी कि उससे एक तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बात इन्होंने जो मैसेज दिया उसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो उसके लिए इनको यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड क्या है? देखो, म्यूज़िक एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के लिए जो बहुत शानदार काम करते हैं उनको ये सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। ये दिया जाता है बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज़ जो यूएसए के अंदर है, और एक लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स भी हैं। ये आपके स्पेनिश और पोर्टुगीज़ रिकॉर्डिंग्स के लिए दिए जाते हैं, लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि भारत के कई लोगों को यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पंडित रविशंकर जी, इनको बहुत बार ग्रैमी मिल चुका है। ए आर रहमान जी को 2 बार ग्रैमी मिल चुका है, जाकिर हुसैन जी को, और जो शक्ति बैंड है ना, इनको भी यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे मिल चुका है। तो ये कुछ बातें थी ग्रैमी अवार्ड्स और दलाई लामा जी के बारे में, जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको आप ट्राई करिएगा, बताइएगा कमेंट्स में। दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेब 3.0, इसको भी आप आंसर कमेंट्स में कर सकते हो। एक मैंने कल आपको होमवर्क दिया था हेपेटाइटिस के बारे में। देखो, आप सब लोग जानते होंगे कि जो हेपेटाइटिस है, इट इज़ अ वायरस, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि अलग-अलग प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से दे आर डिफरेंट। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि जो हेपेटाइटिस सी होता है ना, इसकी कोई वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम ए और बी की बात करें, इसके लिए वैक्सीन है, दैट इज़ देयर, ठीक है? बट सी के लिए कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे इसको कंटेन करना। अब पॉइंट पता क्या है, कि जब हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थी, ये सारी लिवर के साथ ही लिंक्ड है। इट इज लिंक्ड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जो कि वायरल इन्फेक्शन से कॉज होती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, तो थोड़ा इंसान को थकावट फील होती है, दर्द फील होता है, एब्डोमिनल जो आपका पेन होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है ना? तो ये सारे इसके अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड जस्ट लाइक एचआईवी, आंसर इज यस। बेसिकली आपका एचआईवी कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड ब्लड से, सीमन से, या अदर बॉडी फ्लूइड से। तो सिमिलर तरह से आपका हेपेटाइटिस बी भी फैलता है। ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस सी की है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया इसने, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी से जो लोग इन्फेक्टेड है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एचआईवी। यस, दैट इज करेक्ट। और डी की बात करें, तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई कई सालों तक सिम्टम्स नहीं शो करते, वो असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, फिर आगे जाके उनको पता लगता है कि अचानक उनका लिवर डैमेज हो चुका है। तो डी भी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो भाई सेकंड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, सी की नहीं है, तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगा। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था, दैट वाज रिगार्डिंग योर एक पर्टिकुलर फ्रेज। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, इस फ्रेज को पढ़ के आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड दैट कैन बी एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स। देखो, जैसे एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोग वर्चुअल रियलिटी समझते हो? वर्चुअल रियलिटी में आप जो रियलिटी होती है उसका बिल्कुल बंद कर देते हो, ठीक है? जैसे आप लोगों ने मान लो अपने फेस के ऊपर जो आपका ओकुलस होता है वो लगा लिया, ठीक है? आप एक गेम खेलने लग गए हो, आप वीडियो गेम खेलने लग गए हो, और उसमें रियल वर्ल्ड को बिल्कुल शट हो गया। इसके साथ आपका इंटरनेट हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप कंबाइन कर दोगे ना, वो बन जाएगा आपका मेटावर्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के दोस्त अब एक वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप रियल वर्ल्ड से बाहर जा चुके हो एक तरह से, वहीं पर गेमिंग करे जा रहे हो, वहीं पर अपने दोस्त बना रहे हो, वहीं सर सारी चीज़ें होती हैं। एक ऐसा इंटरनेट जहाँ पर आप एक्चुअली एंटर हो जाते हो। आप सिर्फ स्क्रीन नहीं देखते, आप उसमें एंटर हो जाते हो। एक 3D डिजिटल वर्ल्ड आपका बन जाता है, जहाँ पर आप खेल सकते हो, जहाँ पर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो अपने अवतार्स के माध्यम से, एवाटार्स के माध्यम से, राइट? इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द मेटावर्स, ठीक है? इट इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट वेयर यू कैन मूव अराउंड हियर एंड देयर। रियल टाइम में सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे की जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं मेटावर्स के रिगार्डिंग, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। बाकी देखो, इन तीनों का मतलब भी आपको पता होगा। अगर आपने बिग डेटा पढ़ा है तो क्लियरली पता है यार, बिग डेटा तो बिल्कुल एक अलग चीज है। मतलब इट इज लाइक कि आपका ऐसा डेटा जो बहुत हैवी वॉल्यूम में है, आपका अलग अलग वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा उसकी जनरेट होने की, एंड वो नॉर्मल सिस्टम उसको यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता, वो होता है आपका बिग डेटा। क्रिप्टोग्राफी की भी बात नहीं हो रही, क्रिप्टोग्राफी तो आपका हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका कोई लिंकेज यहाँ पे नहीं है। और ऐसे ही आपका वर्चुअल मैट्रिक्स भी इसके साथ यहाँ पे लिंक नहीं है। ऑप्शन सी इसका मेटावर्स ही करेक्ट आंसर है। बाकी रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। एंड जो कल होमवर्क दिया था, एक था वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के रिगार्डिंग, तो यस, ये 2001 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट।
लिविंग रूट ब्रिजेस जो हैं वो आपको बिल्कुल मेघालय में ही देखने को मिलते हैं, ये भी अपने आप में ठीक है। एंड कालबेलिया कम्युनिटी की बात करें, ये महाराष्ट्र से नहीं बल्कि आपके राजस्थान की आपको एक नोमैडिक ट्राइब आपको देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।